नमस्कार दोस्तों। आज टेंसेंट चाइनीज कंपनी है, उस पर आई बुक लेकर आया हूँ। दोस्तों ये कंपनी बार बार एक कोई कंपनी होती है तो वो इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंपनियों में और शेयर खरीद कर किसी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है टेंसेंट, चाइनीज कंपनी, जिसने कई कंपनीज ने दुनिया की, चाइना के अलावा दूसरी दुनिया की बाहरी कंपनियों में कई कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया और बहुत ही बड़ा राजस्व यानी रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करती गई और आगे कैसे बढ़ी कंपनी। और आपके पास भी कोई व्यवसाय है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, ये इस कंपनी की आई बुक में से आपको भली भांति सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। टेंसेंट की स्थापना एक ऐतिहासिक शुरुआत के साथ हुई, ये पहला चैप्टर है दोस्तों। तो 1998 का वो साल था जब इंटरनेट की दुनिया अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी। चीन, जो उस समय तेज आर्थिक सुधारों से गुजर रहा था और एक नई टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की दहलीज पर खड़ा था। उसी वर्ष चाइना के शेंजन शहर में 5 युवा और महत्वाकांक्षी दोस्त, युवा भी थे और महत्वाकांक्षी दोस्त, मा हुआटेंग, जिनको पोनी माँ भी कहा जाता है, जांग जिडोंग, शू चेनिए, ये मैं नाम बोल रहा हूं दोस्तों, चाइनीज उन 5 युवाओं के, शू चेनिए, चेन युडान और जेंग लिंकिंग, इन 5 जो मैंने नाम बोले वो आप पीछे बैक जाकर सुन लेना, दूसरी बार सुनना चाहते हो तो अच्छे नाम है। तो उन 5 युवाओं ने मिलकर एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी, नींव रखी, जो भविष्य में वैश्विक टेक्नोलॉजी परिदृश्य को नया आकार देने की ताकत रखती थी। इस कंपनी का नाम था टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका चीनी नाम टेंगक्सुन था। चीनी नाम था टेंगक्सुन और इसका अर्थ होता है तेजी से दौड़ती जानकारी। टेंगक्सुन जिसका मतलब होता है तेजी से दौड़ती हुई जानकारी। जैसे ये नाम ही कंपनी के मिशन को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। तेजी से दौड़ती हुई जानकारी, ये नाम ही कंपनी के स्पष्ट रूप को, इसके मिशन को दर्शाता था कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को तेज, सरल और सुलभ बनाना, ये कंपनी का मंत्र था। और इस मंत्र के साथ एक कंपनी की फाउंडेशन रखी जाती है, टेंसेंट कंपनी की। और कैसे ये कंपनी 1 ट्रिलियन को भी पार कर गई मार्केट वैल्यूएशन में, कैसे हुआ ये सब कुछ इस आई बुक में सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक प्रेरणा और पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कंपनी का। तो मा हुआटेंग जो कंपनी के फाउंडर थे, मा हुआटेंग, पोनी माँ भी कहा जाता है उनको, जिन्हें प्यार से पोनी माँ कहा जाता है, एक शांत स्वभाव के लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। उन्होंने शेंजन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की थी और 1990 के दशक में एक लोकल दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करते हुए टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस प्राप्त किया। उस समय चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या केवल कुछ लाखों की तादाद में थी, जबकि चाइना की आबादी करोड़ों में थी और इंटरनेट यूजर की संख्या सिर्फ कुछ लाख थी। और अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग इंटरनेट कैफे के माध्यम से करते थे। अपने मोबाइल में तो होता नहीं था, लेकिन इंटरनेट कैफे के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते थे। अब पेजर, जो छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक लोकप्रिय साधन था उस वक्त, बस यही उस समय कम्युनिकेशन का एक प्रमुख माध्यम था। पोनी माँ ने इस अवसर को पहचाना। पोनी माँ हुआटेंग, उनको अब पोनी माँ भी कहूंगा मैं, पोनी माँ और माँ हुआटेंग, उनका मूल नाम जो है वो है मा हुआटेंग। ये चाइनीज नेम है दोस्तों, जिनको प्यार से पोनी माँ भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस अवसर को पहचाना और एक ऐसी सर्विस शुरू करने का विचार किया जो पेजर और इंटरनेट को जोड़कर तत्काल यानी फास्ट संदेश, फास्ट मैसेज, समाचार और ईमेल की सुविधा प्रदान कर सके। ये उन्होंने आइडिया ऐसा रखा। अब टेंसेंट के संस्थापक जो थे, फाउंडर्स थे, उनमें से जांग जिडोंग, जिनका मैंने शायद आखिर में नाम लिया था, जांग जिडोंग
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे जिन्होंने कंपनी के प्रारंभिक सॉफ्टवेयर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शू चेनिए नाम के व्यक्ति और दूसरे चेन यिदान, उन्होंने व्यावसायिक और वित्तीय यानी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि जेंग लिंकिंग, उनका शायद मैंने आखिर में नाम लिया था। आपको पता होगा कि किसका मैंने आखिर में नाम लिया था। जेंग लिंकिंग का मैंने नाम आखिर में लिया था। ये मैं दोस्तों नेचुरली ये मोमेंट नहीं बनती है, ये अपने आप बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जबकि जेंग लिंकिंग नाम के व्यक्ति, उन्होंने मार्केटिंग और यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने में योगदान दिया। ये 5 दोस्तों की एकता दोस्तों जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इनकी एकजुटता और साझा दृष्टिकोण, शेयर किया हुआ विजन, यही था जिसने टेंसेंट को एक मजबूत शुरुआत दी, मजबूत फाउंडेशन दी। अब कंपनी का पहला प्रोडक्ट था OICQ, ओपन ICQ। टेंसेंट का पहला प्रोडक्ट था ओपन ICQ। OICQ मतलब होता है ओपन ICQ, जो इजराइल की लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस ICQ का एक लोकल वर्जन था। ये जो ओपन ICQ था वो इजराइल की लोकप्रिय मैसेजिंग सर्विस थी ICQ नाम की, उसका एक लोकल वर्जन था ये ओपन ICQ, जिसको टेंसेंट ने बनाया था। अब पोनी मा, अब उनका तो नाम मा हुआटेंग उनका मूल नाम है, तो उनको प्यार से अब पोनी मा भी हम बुलाएंगे। तो पोनी मा और उनकी टीम ने इसे चीनी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया, जैसे कि इंटरनेट कैफे में आसानी से उपयोग होने वाली सुविधाएं और चीनी भाषा का समर्थन दिया उन्होंने, टेंसेंट के फाउंडर ने। अब ओपन ICQ ने उपयोगकर्ताओं को फास्ट मैसेज भेजने, ग्रुप में चैटिंग करने और सरल गेम्स खेलने की सुविधा दी। इसकी सादगी और उपयोगिता ने इसकी सादगी भी थी और उपयोगिता भी थी, जरूरी भी था, इंपॉर्टेंस भी थी, तो इसने इसे तुरंत लोकप्रिय बना दिया। लॉन्च के केवल 9 महीनों में ओपन ICQ ने 10 लाख उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, जो उस समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, उल्लेखनीय अचीवमेंट थी दोस्तों। अब शुरुआती चुनौतियां, कोई भी व्यवसाय, कोई भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसके पास चुनौतियां ना हो, चैलेंजेस ना हो, मुश्किलें ना हो। तो दोस्तों शुरुआती चुनौतियों पर नजर डालते हैं। दोस्तों इन सब के बावजूद भी सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। ओपन ICQ की लोकप्रियता ने ICQ के मूल मालिक अमेरिकन कंपनी थी AOL, उसका ध्यान आकर्षित किया। अब AOL ने टेंसेंट कंपनी पर, जो चाइनीज कंपनी थी, स्टार्टअप था उस वक्त, तो उस पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया और कानूनी कार्यवाही की धमकी दी। इस संकट ने टेंसेंट को अपने प्रोडक्ट का नाम बदलने के लिए मजबूर किया। अब 1999 में ओपन ICQ का नाम बदलकर डबल क्यू, उसको QQ हम कहेंगे, तो QQ कर दिया गया। ये नाम छोटा, आकर्षक और चीनी उपयोगकर्ताओं के लिए याद रखने में आसान था। इस चुनौती ने टेंसेंट को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान और स्वतंत्र इनोवेशन की आवश्यकता जरूरी होती है। इसके अलावा टेंसेंट को वित्तीय तंगी का, यानी फाइनेंशियल पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। सर्वर की लागत और कर्मचारी वेतन बढ़ रहे थे कंपनी के, लेकिन कंपनी के पास रेवेन्यू का कोई स्पष्ट सोर्स नहीं था, स्रोत नहीं था। अब पोनी मा हुआटेंग, उनको तीसरी बार शायद मैं बोल रहा हूं, उनका नाम मा हुआटेंग था मूल नाम, लेकिन निकनेम यानी उपनाम से उनको पोनी मा कहा जाता था। तो पोनी मा जो कंपनी में लीडर थे दोस्तों, इसलिए पोनी मा और उनकी टीम ने इस संकट को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे, जैसे कि विज्ञापन और प्रीमियम सुविधाओं की पेशकश की, जो बाद में उनकी व्यावसायिक स्ट्रेटेजी का आधार बने। अब दोस्तों एक नई शुरुआत पर नजर डालते हैं। तो 1998 में टेंसेंट ने अपनी यात्रा एक छोटे से कार्यालय से शुरू की, एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की उन्होंने, जिसमें केवल कुछ कर्मचारी और सीमित संसाधन थे। लेकिन मा हुआटेंग, पोनी मा और जो कंपनी के लीडर, उन्होंने उनका रोल, उनकी भूमिका बहुत अहम थी। तो पोनी मा और उनके साथियों का दृष्टिकोण स्पष्ट था
कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है हमें, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ओपन आईसीक्यू ने क्यूक्यू तक का ये सफर, प्रारंभिक सफर टेंसेंट की लचीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और उपयोगकर्ता यूजर केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक था। ये केवल शुरुआत थी और अगले वर्षों में टेंसेंट ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसने इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली, ऐसी वैसी नहीं, इन्फ्लुएंसर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनाया। अब दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, क्यूक्यू का, डबल क्यू का उदय, चीन का पहला मैसेजिंग जायंट। तो टेंसेंट की स्थापना के बाद 1998 में स्थापना हुई। 1999 में ओपन आईसीक्यू से क्यूक्यू का नाम जो परिवर्तन हुआ एक चुनौतीपूर्ण था, ये सब कुछ नाम परिवर्तन करना, लेकिन महत्वपूर्ण भी था, चुनौतीपूर्ण भी था और महत्वपूर्ण भी था। ये परिवर्तन न केवल कॉपीराइट विवाद को हल करने के लिए था, बल्कि इसने टेंसेंट को एक स्वतंत्र, एक आजाद आइडेंटिटी दी, पहचान दी इसने, इस नाम परिवर्तन ने। तो दोस्तों क्यूक्यू, जिसका नाम छोटा और आकर्षक था, जल्द ही चीन के युवाओं के कल्चर का हिस्सा बन गया। ये अध्याय क्यूक्यू के उदय, इसकी लोकप्रियता के कारण और टेंसेंट की प्रारंभिक वित्तीय स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की कहानी बयान करता है। ये अध्याय जो कंपनी को वैश्विक टेक्नोलॉजी मंच पर ले गई। अब क्यूक्यू की लोकप्रियता का रहस्य क्या था, उस पर नजर डालते हैं। साल 1999 के बाद कंपनी का फाउंडेशन हुई 1998 में, और 1999 के बाद चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। साल 2000 तक देश में लगभग 22.5 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिनमें से अधिकांश इंटरनेट यूजर्स कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आते थे। अब क्यूक्यू ने इस अवसर को बखूबी भुनाया, बखूबी आगे बढ़ाया, आइडेंटिफाई किया। इसकी विशेषताएं जैसे तत्काल यानी फास्ट मैसेज, ग्रुप में चैटिंग और सरल इंटरफेस इंटरनेट कैफे के सीमित संसाधनों के लिए अनुकूल थी। इसके अलावा क्यूक्यू ने उपयोगकर्ताओं को अपने प्रोफाइल को अनुकूलित या एडजस्ट करने, आकर्षक अवतार बनाने और दोस्तों के साथ छोटे छोटे गेम खेलने की सुविधा दी, फीचर दिया उन्होंने। इन सुविधाओं ने विशेष रूप से यंगस्टर्स को आकर्षित किया, इन सुविधाओं ने, जिनके लिए क्यूक्यू एक डिजिटल सामाजिक सोशल प्लेटफॉर्म बन गया युवाओं के लिए। अब 2001 तक क्यूक्यू के उपयोगकर्ता आधार कंज्यूमर बेस ने 50 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था, जो उस समय के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। ऐसा पहले नहीं हुआ था, इसलिए अभूतपूर्व अचीवमेंट थी। ये लोकप्रियता टेंसेंट की टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन का परिणाम थी। दोस्तों कंपनी ने नियमित रूप से अपडेट्स जारी किए, जैसे कि ऑफलाइन मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग, जिसे क्यूक्यू को और भी अपरिहार्य बना दिया इन सारी चीजों ने, इन सारे फीचर्स ने, सुविधाओं ने। अब वित्तीय यानी फाइनेंशियल संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस और इनोवेशन पर नजर डालते हैं कंपनी के। तो क्यूक्यू की लोकप्रियता के बावजूद टेंसेंट को गंभीर वित्तीय यानी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बढ़ते उपयोगकर्ता आधार के साथ सर्वर और रख रखाव की लागत आसमान छू रही थी, लेकिन कंपनी के पास राजस्व यानी रेवेन्यू जनरेट करने का कोई स्थिर स्टेबल सोर्स नहीं था। विज्ञापन से यानी एडवर्टाइजमेंट से होने वाली आय सीमित थी और मुफ्त सेवा प्रदान करने से कैश फ्लो की समस्या बढ़ रही थी। इस संकट ने टेंसेंट को एक अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया, और वो था क्यूक्यू कॉइन। कॉइन का मतलब होता है सिक्का। तो 2002 में टेंसेंट ने क्यूक्यू कॉइन लॉन्च किया, जो एक वर्चुअल करेंसी थी। दोस्तों रियल करेंसी नहीं, वर्चुअल करेंसी थी। उपयोगकर्ता इस करेंसी को आम पैसों से खरीद सकते थे, जो आम साधारण पैसे होते हैं उन पैसों से इन कॉइन को खरीद सकते थे। अब खरीद कर क्या करेंगे भाई, तो इसका उपयोग प्रीमियम फीचर, प्रीमियम सुविधाओं जैसे प्रीमियम फीचर जैसे विशेष अवतार, थीम्स या वर्चुअल गिफ्ट खरीदने के लिए कर सकते थे। ये एक प्रकार का क्रिएटिव उन्होंने बनाया। अब ये माइक्रो ट्रांजैक्शन मॉडल डिजिटल इकोनॉमी में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि कॉइन ने न केवल टेंसेंट को रेवेन्यू का एक नया स्रोत प्रदान किया, बल्कि इसने कंपनी को
माइक्रो ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल का अग्रदूत बनाया, जो बाद में गेमिंग और अन्य डिजिटल सर्विसेज में व्यापक रूप से अपनाया गया। अब इन्वेस्टमेंट और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फाइनेंस के संकट के बीच टेंसेंट को 2001 में एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ, जब दक्षिण अफ्रीकी मीडिया कंपनी नेस्पर्स नाम की कंपनी ने टेंसेंट में 46.5% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी। टेंसेंट में हिस्सेदारी खरीदी इन्वेस्टमेंट करके। ये इन्वेस्टमेंट टेंसेंट के लिए एक जीवन रेखा साबित हुआ, जिसने कंपनी को सर्वर बढ़ाने और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म के लिए आवश्यक पैसा प्रदान किया। अब नेस्पर्स कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट बाद में टेक्नोलॉजी इतिहास के सबसे लाभकारी, सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में से एक माना गया, क्योंकि टेंसेंट की वैल्यूएशन अगले दशकों में अरबों डॉलर तक पहुंच गई। अब दोस्तों हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टमेंट की बात करते हैं। टेंसेंट कंपनी का एनलिस्टमेंट कैसे हुआ, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टमेंट कैसे हुआ। उस समय क्यूक्यू की सफलता और नेस्पर्स के इन्वेस्टमेंट ने टेंसेंट को एक मजबूत आधार प्रदान किया। 2004 में कंपनी ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसको आईपीओ कहा जाता है, वो लॉन्च किया, जिसने 1.5 बिलियन हांगकांग डॉलर जुटाए। हांगकांग से डॉलर जुटाए 1.5 बिलियन शेयर उन्होंने रखे, पब्लिक किए और लोगों ने खरीदे। तो खरीद कर जो उन्होंने पैसों से शेयर खरीदे, उसके बदले में उन्होंने कंपनी को पैसे दिए, तो 1.5 बिलियन हांगकांग डॉलर जुटाए गए इस आईपीओ के माध्यम से। अब इस आईपीओ ने टेंसेंट को वैश्विक निवेशकों के बीच, इन्वेस्टर्स के बीच पहचान दिलाई और कंपनी को भविष्य के विस्तार, भविष्य के एक्सपेंशन के लिए पैसे प्रदान किए। दोस्तों क्यूक्यू अब न केवल एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था, जो टेंसेंट की महत्वाकांक्षाओं का सिंबल था। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, तो क्यूक्यू का उदय टेंसेंट की पहली बड़ी सफलता थी, जिसने कंपनी को चीन के डिजिटल परिदृश्य में एक अग्रणी लीडर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। चीन का जो डिजिटल परिदृश्य था, पूरा का पूरा वातावरण था, उसमें लीडर एक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसने न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का परफॉर्मेंस किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक छोटी सी टीम चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती है। दोस्तों टीम वर्क आप सोचो और सीखो। क्यूक्यू कोइन और नेस्पर्स का इन्वेस्टमेंट टेंसेंट के भविष्य के लिए आधारशिला बने, जो कंपनी को गेमिंग, सोशल मीडिया और अन्य क्षेत्रों में एक्सपेंड करने की ओर ले गए। अब दोस्तों तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने टेंसेंट का गेमिंग इंडस्ट्री में प्रवेश, एक नया साम्राज्य, गेमिंग इंडस्ट्री। टेंसेंट को शुरुआती सफलता क्यूक्यू के साथ मिली थी, जिसने इसे चीन में एक घरेलू नाम बनाया, लेकिन कंपनी का दृष्टिकोण केवल मैसेजिंग तक सीमित नहीं था। साल 2000 के दशक की शुरुआत में जब वैश्विक गेमिंग, पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी, टेंसेंट ने इस क्षेत्र में अवसर देखा। तो दोस्तों गेमिंग न केवल मनोरंजन का एक नया साधन था, बल्कि ये उपयोगकर्ता जुड़ाव और रेवेन्यू जनरेट करने का एक शक्तिशाली स्रोत भी था। ये अध्याय टेंसेंट के गेमिंग इंडस्ट्री में प्रवेश, इसके स्ट्रेटेजिक कदम और वैश्विक गेमिंग दिग्गज के रूप में उभरने की कहानी को दर्शाता है, हमारा ये अध्याय। तो क्यूक्यू गेम्स और गेमिंग की शुरुआत, इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2004 में टेंसेंट ने क्यूक्यू गेम्स लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल था, जिसे क्यूक्यू के मौजूदा जो कंज्यूमर बेस था उसके साथ इंटीग्रेशन किया गया था। इस पोर्टल ने कैजुअल गेम्स जैसे कार्ड गेम्स, पजल्स और मल्टीप्लेयर गेम्स की पेशकश की, रेकमेंडेशन की, जो इंटरनेट कैफे के उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल थे। अब क्यूक्यू गेम्स की सफलता का रहस्य इसकी सादगी और रीच यानी पहुंच में था, कंज्यूमर तक पहुंच में था इसका सफलता का रहस्य। अब उपयोगकर्ता अपने क्यूक्यू अकाउंट का उपयोग करके तुरंत गेम खेल सकते थे। इस चीज ने मंच, इस प्लेटफॉर्म को तुरंत लोकप्रिय बना दिया। 2005 तक क्यूक्यू गेम्स ने लाखों सक्रिय, लाखों एक्टिव यूजर्स को आकर्षित किया
और ये टेंसेंट का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का, पैसे कमाने का स्रोत बन गया। अब टेंसेंट ने QQ कॉइन मॉडल को गेमिंग में भी लागू किया, वो चैटिंग में लागू किया, मैसेजिंग ऐप में उन्होंने गेमिंग में भी लागू किया टेंसेंट ने QQ कॉइन को, जिससे क्या हुआ कि कंज्यूमर गेम की आइटम्स जैसे वर्चुअल प्रॉप्स या विशेष फीचर सुविधाएं खरीद सकते थे। जैसे कई सारी गेम्स आती है, उसमें हम कई प्रीमियम फीचर होते हैं जो पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं, तो इस तरह उन्होंने प्रीमियम फीचर भी दिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। अब ये माइक्रो ट्रांजैक्शन मॉडल गेमिंग इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने टेंसेंट को फ्री टू प्ले गेम्स की दुनिया में फ्री टू प्ले गेम्स की दुनिया में लीडर बनाया। अब दोस्तों मैंने आगे कहा था उसी तरह इस कंपनी ने इतने एक्विजिशन किए, इतनी कंपनियों में पैसे इन्वेस्टमेंट किए कि बात ही छोड़ दो, आप आगे देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और वैश्विक वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन पर नजर डालते हैं तो टेंसेंट ने जल्द ही महसूस किया कि केवल घरेलू गेम्स विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा। वैश्विक गेमिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी ने विदेशी डेवलपर्स में इन्वेस्टमेंट और दूसरे गेम्स को खरीदने की स्ट्रेटेजी अपनाई। 2011 में टेंसेंट ने अमेरिकी गेम डेवलपर रायट गेम्स, जो लोकप्रिय गेम लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए जाना जाता था, उसमें 93% हिस्सेदारी हासिल की। उसके स्टॉक खरीदकर 93% हिस्सेदार पार्टनर बन गया कंपनी का, जो अमेरिकन कंपनी थी उसका। अब ये एक्विजिशन 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुआ था दोस्तों। ये एक्विजिशन 4 बिलियन डॉलर में से हुआ था और टेंसेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। लीग ऑफ लेजेंड्स ने न केवल वैश्विक स्तर पर लाखों खिलाड़ियों को आकर्षित किया, बल्कि इसने ई स्पोर्ट्स की दुनिया में टेंसेंट की स्थिति को भी मजबूत किया। इसके बाद 2015 में टेंसेंट ने एपिक गेम्स फोर्टनाइट के डेवलपर जो थे उसमें 40% हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद कंपनी ने सुपरसेल, क्लैश ऑफ क्लैंस, रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन और अन्य प्रमुख गेमिंग स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट किया। टेंसेंट की स्ट्रेटेजी थी कि वह अपने पोर्टफोलियो की, यानी जो उसका पोर्टफोलियो का मतलब शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको पता होगा आपने किन किन कंपनीज में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। उन सारी कंपनियों की लिस्ट को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो की कंपनियों को क्रिएटिव स्वतंत्रता दे। अब दोस्तों इसकी स्ट्रेटेजी थी कि उनको स्वतंत्रता दी जाए। पैसे भले ही हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, टेंसेंट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन उनको कुछ भी करने की, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता भी उन्होंने दी, जिससे वे इनोवेशन कर सके स्वतंत्रता के कारण। जबकि टेंसेंट की उनकी वैश्विक पहुंच और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का लाभ उठाए। अब दोस्तों जानते हैं चाइना में गेमिंग का वर्चस्व, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो चीन में टेंसेंट ने विदेशी गेम्स को लोकल बाजार के लिए अनुकूलित करने में महारत हासिल की। उदाहरण के लिए लीग ऑफ लीजेंड्स को भी चीनी भाषा, संस्कृति और सेंसरशिप नियमों के अनुरूप ढाला गया था। साथ ही टेंसेंट ने स्वदेशी गेम, उनके खुद के गेम्स जैसे ऑनर ऑफ किंग्स 2015 में डेवलप किया गया, जो चीन में सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम बन गया। 2020 तक ऑनर ऑफ किंग्स के 10 करोड़ से अधिक डेली एक्टिव यूजर्स थे, जिसने टेंसेंट को मोबाइल गेमिंग में वर्ल्ड लीडर बनाया। अब गेमिंग का रेवेन्यू और प्रभाव पर नजर डालते हैं। तो टेंसेंट का गेमिंग डिवीजन जल्द ही कंपनी का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत बन गया। 2019 में टेंसेंट ने गेमिंग से 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की इनकम अर्जित की थी। दोस्तों आप सोचो, आपको खिलाए, आप गेम खेलते थे और कंपनी पैसा कमा रही थी। दोस्तों कुछ लोग होते हैं, कहते हैं मन में या दूसरों को कि मैं क्या करूं कि मैं पैसा कमा पाऊं। दोस्तों कुछ भी करो, एक दिन उसका वैल्यू आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक ही फील्ड में डटे रहो, अपने आप को झोंक दो उसमें। ये दोस्तों इसलिए तो मैं कंपनी की, व्यवसाय की, कुछ व्यवसाय सीखो दोस्तों। ऐसे ही एंटरटेनमेंट हर रोज नहीं करना है, कोई किसी दिन बिजनेस के मामले में व्यवसाय भी सीखना चाहिए।
जो अपने व्यवसाय में दूसरे व्यवसाय के बारे में जानते हैं तो अपने व्यवसाय के बारे में भी कुछ नया आइडिया जनरेट होता है। इसलिए तो मैं इस कंपनी पर, इन सारी कंपनियों पर, बड़ी कंपनियों पर आई बुक लेकर आता हूँ। तो दोस्तों वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकम उन्होंने अर्जित की, जो वैश्विक गेमिंग इंडस्ट्री के कुल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा था। दोस्तों पूरी दुनिया का गेमिंग इंडस्ट्री था, उसके कुल टोटल रेवेन्यू होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा था। अब कंपनी ने गेमिंग के साथ साथ ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कहा जाता है उसे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे डोयू और गेमिंग हार्डवेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया। टेंसेंट की गेमिंग स्ट्रेटेजी ने इसे न केवल एक टेक्नोलॉजी कंपनी बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो युवा पीढ़ी के मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव को परिभाषित करती थी। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं। तो गेमिंग में टेंसेंट का प्रवेश, एंट्री एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, जो कंपनी को क्यूक्यू की सफलता से आगे ले गया। अब क्यूक्यू गेम्स ने स्थानीय लोकल लेवल पर फाउंडेशन रखी गेम्स की, जबकि रायट गेम्स और एपिक गेम्स जैसे एक्विजिशन उन्होंने किए थे टेंसेंट कंपनी ने, उन्हें सारे एक्विजिशन ने टेंसेंट को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। अब माइक्रो ट्रांजैक्शन और फ्री टू प्ले मॉडल ने गेमिंग इंडस्ट्री को नया आकार दिया और टेंसेंट इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ये अध्याय टेंसेंट की यात्रा में एक नए साम्राज्य की शुरुआत को दिखाता है दोस्तों, जो आपने देखा, सुना और पढ़ा आई बुक में से, जो अगले अध्याय में वीचैट के उदय के साथ और मजबूत होगा। तो शुरू करते हैं चौथा चैप्टर दोस्तों, वीचैट का जन्म और एक सुपर ऐप की शुरुआत। तो टेंसेंट ने क्यूक्यू के साथ मैसेजिंग और गेमिंग में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, लेकिन 2010 के दशक की शुरुआत में स्मार्टफोन्स की बढ़ती लोकप्रियता ने कंपनी के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत किया। उस समय मोबाइल इंटरनेट तेजी से चीन में फैल रहा था और पूरी दुनिया में भी शायद फैल रहा होगा, और टेंसेंट ने इस बदलाव को, इस परिवर्तन को, इस रिवॉल्यूशन को भुनाने का फैसला किया। तो 2011 में टेंसेंट ने वीचैट, चीन में विक्सिन कहा जाता है, वो विक्सिन लॉन्च किया। चाइना में विक्सिन कहा जाता है और दुनिया में वीचैट, हम वीचैट के नाम से जानते हैं। तो वीचैट लॉन्च किया, चाइना में विक्सिन कहा जाता है, वो लॉन्च किया, जो शुरू में एक साधारण मैसेजिंग ऐप था, लेकिन जल्द ही ये एक सुपर ऐप बन गया, जिसने लोगों के कम्युनिकेशन, खरीदारी यानी शॉपिंग और दैनिक जीवन को भी बदल दिया। रिवॉल्यूशन दोस्तों, ये होता है रिवॉल्यूशन, लोगों की जिंदगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदलना, ये कंपनी की मंत्र था और इस मंत्र के साथ कंपनी काम कर रही थी और वाकई में इस मंत्र को साकार किया दोस्तों, जीवन शैली को बदला। अब ये अध्याय हमारा वीचैट के जन्म, इसके विकास यानी डेवलपमेंट और टेंसेंट की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में इसका रोल, इसकी भूमिका की कहानी को बताता है ये अध्याय। तो जानते हैं वीचैट की उत्पत्ति कैसे हुई। 2010 में जब स्मार्टफोन्स ने चीन में लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया, तब टेंसेंट ने मोबाइल मैसेजिंग के क्षेत्र में अवसर देखा। उस समय व्हाट्सएप और अन्य वैश्विक मैसेजिंग ऐप्स उभर रहे थे, लेकिन चीन का इंटरनेट परिदृश्य, जो सरकार की सेंसरशिप और ग्रेट फायरवॉल द्वारा नियंत्रित था, उसने लोकल समाधानों की डिमांड पैदा की। टेंसेंट के ग्वांगजू अनुसंधान केंद्र के प्रमुख एलन जांग ने वीचैट का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। इसका उत्पत्ति कैसे हुई वीचैट की, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। उन्होंने कैनेडियन कंपनी कीक मैसेंजर की से प्रेरणा ली, लेकिन इसे चाइनीज उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के लिए अनुकूलित किया, एडजस्ट किया उन्होंने थोड़ा, ऐसे ही कॉपी नहीं की। अब 21 जनवरी 2011 को, ठीक 21 जनवरी 2011 को वीचैट का पहला वर्जन लॉन्च हुआ। ये एक साधारण मैसेजिंग ऐप था उस वक्त, जो टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और ग्रुप चैटिंग की सुविधा फीचर प्रदान करता था। इसकी स्वच्छ डिजाइन और तेज कार्यक्षमता ने इसे तुरंत लोकप्रिय बना दिया। 2012 तक वीचैट ने 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया, जो क्यूक्यू की तुलना में कहीं अधिक तेजी से लोकप्रिय हुआ था, ऐसा कह सकते हैं हम। अब वीचैट का सुपर ऐप में परिवर्तन कैसे हुआ, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो वीचैट की ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा शायद। तो वीचैट की असली ताकत तब सामने आई जब टेंसेंट ने इसे एक मैसेजिंग ऐप से आगे बढ़ाकर एक बहुकार्यात्मक
मल्टी फंक्शनल मंच प्लेटफॉर्म के रूप में बदल दिया। साल 2013 में वीचैट ने वी चैट पेमेंट विक्सिन पे कहा जाता है, जैसे अलीपे है वहां पर चाइना में, इसी तरह विक्सिन पे शुरू किया। इसी तरह एक ही ऐप में कई सारी सुविधाएं, इसको कहा जाता है सुपर ऐप। तो उन्होंने इस तरह का कुछ बनाने का प्रयास किया जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता था। उनका विक्सिन पे, वीचैट पेमेंट ये फीचर। अब ये सुविधा जल्द ही बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और पीयर टू पीयर ट्रांसफर के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बन गई। उसी वर्ष वीचैट ने मिनी प्रोग्राम पेश किए, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन थे, ये जो मिनी प्रोग्राम थे वो, जिन्हें उपयोगकर्ता वीचैट के भीतर ही चला सकते थे, रन कर सकते थे, वो भी बिना किसी अलग से डाउनलोड किए। बिना डाउनलोड किए एप्लीकेशन में ही कुछ न कुछ कर सकते थे, जो जरूरत पड़े वो उन एप्लीकेशन को, उन मिनी प्रोग्राम्स को रन कर सकते थे। अब टेंसेंट के इन मिनी प्रोग्राम्स ने ई कॉमर्स, टैक्सी बुकिंग और गेमिंग जैसी सर्विसेज को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इस इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण ने वीचैट को एक सुपर ऐप बनाया, जो चाइनीज कंज्यूमर के लिए डिजिटल जीवन का केंद्र बन गया। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को जीवन शैली में तब्दील करना, ये कला इन सारी टेक कंपनियों को आती है, इसलिए वो आगे बढ़ती है। दोस्तों, अपने व्यवसाय में भी टेक्नोलॉजी को, अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाया जाए। सोचो, आपके बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। अब इसको जीवन का केंद्र बन गया ये। तो उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता वीचैट का उपयोग दोस्तों से चैटिंग करने, टैक्सी बुकिंग करने, खाना ऑर्डर करने और यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए कर सकते थे। इसलिए सुपर ऐप हो गया। सरकारी योजनाएं जो होती है उसका उपयोग, उसकी उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए भी इस सुपर ऐप का, वीचैट का यूज किया जाता था। एक प्रकार का गूगल जैसा हो गया। गूगल में आप जाओ, वेबसाइट लॉग इन करो और जो कुछ भी आपको बैंक से कुछ लोन लेना है, घर बैठे सब कुछ कर सकते हो कंप्यूटर से। इस तरह उन्होंने सुपर ऐप बनाने की कोशिश की। अब 2023 तक वीचैट के 1.34 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे दोस्तों, जो इसे चीन में सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाता था। अब दोस्तों जानते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रभाव टेंसेंट कंपनी का, उस पर नजर डालते हैं। तो वीचैट ने न केवल टेंसेंट की व्यावसायिक सफलता को बढ़ाया, बल्कि इसने चीन के डिजिटल और सामाजिक परिदृश्य को भी नया आकार दिया। ये ऐप चाइनीज उपयोगकर्ताओं के लिए एक डिजिटल वॉलेट, सोशल नेटवर्क और सर्विस का मंच बन गया। वीचैट पे, जिसने मोबाइल पेमेंट को लोकप्रिय बनाया, जिसने कैशलेस मनी ट्रांजैक्शन में वृद्धि हुई, जिसके कारण अब 2020 तक वीचैट पे और अलीपे ने मिलकर चीन के मोबाइल पेमेंट बाजार पर 93% तक हिस्सा नियंत्रित किया 2020 तक। इसके अलावा वीचैट ने छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को अपने मिनी प्रोग्राम्स के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बनाया, जिससे क्या हुआ कि ई कॉमर्स और सर्विस सेक्टर में क्रांति आई। हालांकि वीचैट, अब दोस्तों कहां से मैंने शुरू किया था, कंपनी की कैसे शुरुआत हुई थी और यहां तक पहुंचे, अभी ये चैप्टर चल रहा है, आगे आपको मजा मारने जैसी बातें हैं दोस्तों। तो हालांकि वीचैट को सेंसरशिप और प्राइवेसी की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। चाइनीज सरकार के नियमों के अनुसार वीचैट को उपयोगकर्ता के डेटा सरकार के साथ साझा करना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था, जिसने प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया। फिर भी इसकी उपयोगिता और इंटीग्रेशन ने इसे अपरिहार्य बना दिया। अब टेंसेंट के लिए महत्व की बात करते हैं। तो वीचैट की सफलता ने टेंसेंट को केवल एक गेमिंग या मैसेजिंग कंपनी से कहीं अधिक बना दिया। इसने कंपनी को एक डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माता के रूप में स्थापित किया, जो कम्युनिकेशन, वाणिज्य और मनोरंजन को एक मंच पर लाता था। वीचैट से पैदा होने वाला पेमेंट और एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू, पेमेंट और एडवर्टाइजमेंट से पैदा होने वाला रेवेन्यू टेंसेंट के फाइनेंशियल डेवलपमेंट का एक प्रमुख स्रोत बन गया। 2022 में टेंसेंट की कुल इनकम का लगभग 30% वीचैट से संबंधित जो सर्विसेज थी उनसे आया।
अब वैश्विक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं, बाद में कंक्लूजन पर आते हैं, बुक के नहीं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। बुक तो बहुत बड़ी होती है ना दोस्तों। तो वीचैट ने टेंसेंट के, इसकी महत्वाकांक्षा की बात कर रहा हूँ, वीचैट ने टेंसेंट को वैश्विक मंच पर भी पहचान दिलाई। हालांकि इसकी वैश्विक पहुंच सीमित रही, क्योंकि ये मुख्य रूप से चाइनीज डायस्पोरा और कुछ एशियन बाजारों तक केंद्रित था। फिर भी वीचैट का मॉडल एक ऐप में कई सेवाएं था, एक ही ऐप में कई सर्विसेज था। ये उनका सुपर ऐप का मॉडल था वीचैट का, जिसने वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप को इंस्पायर किया। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो वीचैट का जन्म टेंसेंट की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये न केवल एक मैसेजिंग ऐप था, बल्कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन थी, जिसने टेंसेंट को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में स्थापित किया। इसकी सफलता ने कंपनी को नए क्षेत्रों जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और मनोरंजन में एक्सपेंशन करने का आत्मविश्वास दिया। अब अगले चैप्टर में हम टेंसेंट के वैश्विक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन की कहानी का पता लगाएंगे। जो मैंने आगे कहा था वही, कि इस कंपनी ने कई कंपनीज में एक्विजिशन भी किए, कई कंपनीज के, और कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया। तो अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर। तो 5वें चैप्टर में जानते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और वैश्विक एक्सपेंशन, वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंशन कंपनी का, टेंसेंट का। तो वीचैट की सफलता ने टेंसेंट को चीन में एक डिजिटल पावर हाउस बना दिया, लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय सीमाओं से परे थी। 2010 के दशक की शुरुआत में टेंसेंट ने वैश्विक टेक्नोलॉजी परिदृश्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाई। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही फालतू में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्ट्रेटेजी के तहत इन्वेस्टमेंट करना और अपना रोटी पकाना, पैसे कमाना। अब गेमिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और उभरती टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके टेंसेंट ने न केवल अपने इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड किया, बल्कि विश्व की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ये अध्ययन टेंसेंट के वैश्विक इन्वेस्टमेंट, इसकी स्ट्रेटेजी और इसके परिणाम, इसके रिजल्ट क्या आया, उसकी कहानी को एक्सप्लोर करता है, उजागर करता है। अब टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेंसेंट ने साल 2000 के दशक के अंत में निवेश शुरू किया, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन 2011 में रायट गेम्स के एक्विजिशन ने इसकी वैश्विक स्ट्रेटेजी को गति दी। कंपनी ने महसूस किया कि इनोवेशन के लिए केवल आंतरिक इंटरनल डेवलपमेंट पर्याप्त नहीं है, बल्कि वैश्विक स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों में हिस्सेदारी लेना भविष्य की टेक्नोलॉजी तक पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है। हमारी जो कंपनी है टेंसेंट कंपनी, हमारी नहीं मतलब उनकी, हमारी जो टेंसेंट कंपनी है उसको नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करने के लिए नई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है, जो हमारी भविष्य को सुनिश्चित करेगा। टेक्नोलॉजी तक पहुंच को, हमारी टेक्नोलॉजी तक पहुंच के भविष्य को सुनिश्चित करेगा ये इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट दोस्तों शुरू किया साल 2010 के दशक के अंत में। अब टेंसेंट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी अद्वितीय थी, ऐसी कभी नहीं हुई है ऐसी स्ट्रेटेजी। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की डेफिनेशन में बता चुका हूं। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की कंपनियों को रचनात्मक और परिचालन, ऑपरेशनल और क्रिएटिव स्वायत्तता देती थी, स्वतंत्रता देती थी अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी, जिससे क्या हुआ कि वे स्वतंत्र रूप से इनोवेशन कर सकती थी, क्योंकि टेंसेंट उनकी टेक्नोलॉजी और बाजार की पहुंच का लाभ उठाती थी पैसे इन्वेस्टमेंट करके। 2012 से 2017 तक टेंसेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट को तेज किया, बिल्कुल फास्ट किया। इसने गेमिंग के अलावा ई कॉमर्स, मोबाइल पेमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया। टेंसेंट की इन्वेस्टमेंट ब्रांच टेंसेंट इन्वेस्टमेंट, जिसने सैकड़ों डील्स को अंजाम दिया, जिसने कंपनी को एक वैश्विक पोर्टफोलियो का मालिक बनाया, पूरी दुनिया का पोर्टफोलियो वाला मालिक, एक बहुत बड़ा एम्पायर। अब टेंसेंट के प्रमुख इन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। तो टेंसेंट के कुछ सबसे उल्लेखनीय इन्वेस्टमेंट में शामिल है, जिसको मैं गिनाता हूं। पहला एपिक गेम्स 2015 में टेंसेंट ने फोर्टनाइट के डेवलपर में 40% हिस्सेदारी हासिल की, जिसने इसे गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्र में लीडर बनाया। दूसरा टेस्ला कंपनी
2017 में उसने इन्वेस्टमेंट किया था टेंसेंट कंपनी ने। तो टेंसेंट ने इलेक्ट्रिक वाहन जो टेस्ला बनाती है उस ईवी निर्माता टेस्ला में 5% हिस्सेदारी 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी, जिसने इसे ऑटोमोटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में प्रवेश दिलाया। अब तीसरा है स्नैपचैट, 2017 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो टेंसेंट ने स्नैप इंक सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट की मूल कंपनी है स्नैप इंक सोशल मीडिया ऐप। स्नैपचैट जो है उसकी मूल कंपनी में 12% की हिस्सेदारी हासिल की, जिसने टेंसेंट वेस्टर्न सोशल मीडिया बाजार में प्रवेश कर सका। टेंसेंट कंपनी चौथा था सी फ्रंटियर, 2018 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब दक्षिण पूर्व एशिया के ई कॉमर्स और गेमिंग जायंट में ये जो सी फ्रंटियर था वो दक्षिण पूर्व एशिया के ई कॉमर्स और गेमिंग जायंट में इन्वेस्टमेंट ने टेंसेंट को क्षेत्रीय बाजारों में मजबूत किया। इसके अलावा टेंसेंट ने रेडिट, स्पॉटिफाई और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी ली। 2023 तक टेंसेंट के पास 800 से अधिक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट था। कंपनी का टेंसेंट का 800 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ने, टेंसेंट कंपनी ने, चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने, जिनमें से कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप, यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है, 1 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो उनमें से कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे 800 कंपनियों में। अब टेंसेंट का क्षेत्रीय और भारत में इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो एशिया में टेंसेंट ने भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी, ओला राइड हेलिंग, बायजूस एडटेक विभाग की कंपनी और ड्रीम 11 फंतासी स्पोर्ट्स जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया टेंसेंट कंपनी ने। अब 2020 तक टेंसेंट भारत में 20 से अधिक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, जिसने इसे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया इन सारे इन्वेस्टमेंट ने। हालांकि 2020 में भारत सरकार द्वारा चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध के बाद टेंसेंट को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसने अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने के लिए स्ट्रेटेजिक समायोजन किए। टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी और प्रभाव की बात करते हैं अब। तो टेंसेंट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दीर्घकालिक थी, अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक थी, लंबे समय की थी इसकी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी ने अल्पकालिक लाभ, छोटे समय का लाभ, प्रॉफिट, उसके बजाय उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जो इसके मुख्य व्यवसाय जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल सर्विसेज के पूरक थे। इस स्ट्रेटेजी ने टेंसेंट को वैश्विक टेक्नोलॉजी रुझानों जैसे मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में लीडर बनाए रखा। 2021 में टेंसेंट की वैल्यूएशन लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ताकत को दर्शाता था दोस्तों। फिर भी टेंसेंट की निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी ने रेगुलेशन इन्वेस्टिगेशन को भी आकर्षित किया। इतना बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमाना और इन्वेस्टमेंट करते जाना, ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, इसलिए उन्होंने रेगुलेशन का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। 2021 में चाइनीज सरकार ने टेंसेंट और अन्य टेक्नोलॉजी जायंट्स पर एकाधिकार यानी एंटी मोनोपोली नियम लागू किए, जिसके कारण कंपनी को कुछ निवेशों को कम करना पड़ा, कुछ इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ा। फिर भी टेंसेंट ने अपनी वैश्विक उपस्थिति को बनाए रखा दोस्तों। अब दोस्तों इसके कंक्लूजन पर आते हैं 5वें चैप्टर पे। तो टेंसेंट के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ने इसे एक वैश्विक टेक्नोलॉजी साम्राज्य में बदल दिया। इसकी दूर का विजन था और स्ट्रेटेजी थी, उसने न केवल वित्तीय यानी फाइनेंशियल रिटर्न प्रदान किए, बल्कि कंपनी को इनोवेशन और मार्केट नेतृत्व में सबसे आगे रखा। अब अगले अध्याय में हम टेंसेंट के मनोरंजन और क्लाउड सर्विसेज में डाइवर्सिफिकेशन की कहानी का पता लगाएंगे, जो इसके डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करता था। तो शुरू करते हैं 6ठा चैप्टर, टेंसेंट का डाइवर्सिफिकेशन, मनोरंजन और क्लाउड सर्विसेज।
ऐसे टेंसेंट ने QQ, वीचैट और गेमिंग जैसी सर्विसेज के साथ चीन में एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति स्थापित की थी और इसके वैश्विक इन्वेस्टमेंट ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई थी। लेकिन कंपनी का दृष्टिकोण केवल कम्युनिकेशन और गेमिंग तक सीमित नहीं था। 2010 के दशक के मध्य में टेंसेंट ने मनोरंजन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा, जिसने इसके डिजिटल इकोसिस्टम को और समृद्ध किया। यह अध्याय टेंसेंट के मनोरंजन इंडस्ट्री में प्रवेश, इसके म्यूजिक और वीडियो प्लेटफॉर्म और क्लाउड सर्विसेज के डेवलपमेंट की कहानी को उजागर करता है, जो कंपनी को एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल टेक जायंट बनाता है। तो पहला मुद्दा जानते हैं टेंसेंट का मनोरंजन में प्रवेश, टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट। तो टेंसेंट ने 2003 में QQ म्यूजिक लॉन्च करके मनोरंजन क्षेत्र में अपनी शुरुआत की 2003 में। यह एक स्ट्रीमिंग सर्विस थी जो उपयोगकर्ताओं को संगीत सुनने, प्लेलिस्ट बनाने और गाने संगीत डाउनलोड करने की सुविधा देती थी। 2010 तक QQ म्यूजिक चीन में सबसे लोकप्रिय म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके लाखों उपयोगकर्ता थे। टेंसेंट ने इस सफलता को बढ़ाने के लिए 2016 में टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट TME उसको शॉर्ट में कहा जाता है, उसकी स्थापना की, जिसमें QQ म्यूजिक, कोगो और कुओ जैसे प्लेटफॉर्म शामिल किए गए। QQ म्यूजिक, कुगो और कुओ जैसे प्लेटफॉर्म शामिल किए गए। ये जो चाइनीज नेम ऐसे होते हैं। 2018 में TME जो उनका टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट था, उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट सूचीबद्ध किया गया, जिसने 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। 2023 तक TME के 99.4 मिलियन भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता थे, जो इसे वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीटर बनाते थे। अब टेंसेंट ने यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप में 10% हिस्सेदारी और स्पॉटिफाई ने 9% हिस्सेदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करके अपनी वैश्विक पहुंच को, इस इंडस्ट्री में अपनी पहुंच को और मजबूत किया। अब जानते हैं वीडियो और फिल्म उद्योग और टेंसेंट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, टेंसेंट ने वीडियो स्ट्रीमिंग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। साल 2011 में कंपनी ने टेंसेंट वीडियो लॉन्च किया, जो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की तरह एक ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस थी। टेंसेंट वीडियो ने चीनी ड्रामा, हॉलीवुड फिल्में और स्वदेशी खुद की चाइनीज सामग्री की पेशकश की, जिसने इसे चीन में IT और यूकू उसके साथ प्रतिस्पर्धी बनाया। उन दोनों कंपनियों के साथ जो इस सेक्टर में काम कर रही थी, जो ये दोनों कंपनी, यूकू जो चाइना का यूट्यूब शायद कहा जाता है उसको, और ITE, ये दोनों कंपटीटर्स के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया। 2023 तक टेंसेंट वीडियो के 120 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे। अब फिल्म उद्योग में टेंसेंट पिक्चर्स 2015 में स्थापित किया गया। उसने हॉलीवुड और चीनी सिनेमा को जोड़ा। इसने वंडर वुमन 2017 में, वेनम 2018 में और टर्मिनेटर डार्क फेट 2019 जैसी हॉलीवुड फिल्मों में सहयोग के साथ निर्माण किया फिल्मों का। साथ ही चीनी ब्लॉकबस्टर जैसे द वॉन्डरिंग अर्थ 2019 का उसको समर्थन दिया। टेंसेंट पिक्चर्स ने स्थानीय और वैश्विक सामग्री के बीच संतुलन बनाकर कंपनी की सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया। अब दोस्तों, जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और भविष्य की फाउंडेशन, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो टेंसेंट ने 2013 में टेंसेंट क्लाउड लॉन्च करके क्लाउड कंप्यूटिंग में कदम रखा। 2013 में ये सर्विस गेमिंग, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के लिए स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती थी। टेंसेंट ने अपने गेमिंग और वीचैट इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए क्लाउड का उपयोग शुरू किया, लेकिन जल्द ही बाहरी ग्राहक, अन्य कस्टमर जैसे स्टार्टअप्स और बड़े उद्यमियों के लिए, उद्यमों जो एंटरप्राइजेज थे, उनके लिए खोल दिया। 2020 तक टेंसेंट क्लाउड चीन में अलीबाबा क्लाउड के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। अब टेंसेंट ने वैश्विक डेटा सेंटरों में इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें सिंगापुर, अमेरिका और यूरोप शामिल थे। 2023 में टेंसेंट क्लाउड ने 5G, AI
और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और उद्यम समाधानों में योगदान दिया, जैसे कि शेंजन में डिजिटल प्रशासन सेवाएं, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिजिटल प्रशासन सेवाओं का मतलब होता है। अब दोस्तों आर्थिक और स्ट्रेटेजिक प्रभाव की बात करते हैं इस कंपनी के, तो मनोरंजन और क्लाउड सर्विसेज में टेंसेंट ने राजस्व यानी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाइड किया। 2022 में टेंसेंट की कुल इनकम का लगभग 20% मनोरंजन TME टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट, उसका फुल फॉर्म होता है TME का, और टेंसेंट वीडियो, उसमें इन दोनों मनोरंजन लगभग 20% मनोरंजन और क्लाउड सर्विसेज से आया था। उसकी कुल आय का लगभग 20% हिस्सा मनोरंजन और क्लाउड सर्विसेज से आया था। इन क्षेत्रों ने कंपनी को उपयोगकर्ता जुड़ाव बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद की। उदाहरण के लिए टेंसेंट वीडियो ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सर्विसेज एक्सपेंड की, जबकि क्लाउड डिवीजन ने वैश्विक उद्यमियों को आकर्षित किया। अब दोस्तों टेंसेंट की चुनौतियां, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। तो इन क्षेत्रों में सफलता के बावजूद, इन सारे क्षेत्रों में सफलता के बावजूद टेंसेंट को प्रतिस्पर्धा और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो सरकारी रेगुलेशन संस्थाएं होती है वो रेगुलेट करती है इन सारी कंपनियों को, तो उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब TME को स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक से वैश्विक प्रतिस्पर्धा मिली, जबकि टेंसेंट वीडियो को चीन में सेंसरशिप नियमों का पालन करना पड़ा। क्लाउड डिवीजन को, जो कंपनी का क्लाउड डिवीजन था टेंसेंट क्लाउड, उस डिवीजन को अलीबाबा और अमेजॉन वेब सर्विसेज जैसे दिग्गजों से टक्कर मिली। ये उनकी चुनौतियां मैं गिना रहा हूं। फिर भी टेंसेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के साथ इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। अब कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों छठे चैप्टर के। तो मनोरंजन और क्लाउड सेवाओं में टेंसेंट का डाइवर्सिफिकेशन इसके डिजिटल साम्राज्य को और मजबूत करने का एक स्ट्रेटेजिक कदम था। टेंसेंट म्यूजिक, टेंसेंट वीडियो और टेंसेंट क्लाउड ने कंपनी को केवल एक गेमिंग या सोशल मीडिया कंपनी से कहीं अधिक बनाया। अगले अध्याय में हम टेंसेंट के टेक्नोलॉजी इनोवेशन और अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की कहानी का पता लगाएंगे। तो शुरू करते हैं 7वां चैप्टर। तो अब 7वां चैप्टर है कंपनी का टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो टेंसेंट ने QQ, वीचैट, गेमिंग और मनोरंजन के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाया था, लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता का आधार इसकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की प्रतिबद्धता थी दोस्तों। 2010 के दशक के मध्य से टेंसेंट ने अनुसंधान और विकास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिसने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज में लीडर बनाया। ये अध्याय टेंसेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों, इसके अनुसंधान संस्थानों और टेक्नोलॉजी प्रगति की कहानी को उजागर करता है, जो कंपनी को वैश्विक टेक्नोलॉजी नेतृत्व की दौड़ में सबसे आगे ले गई। तो पहला मुद्दा है टेंसेंट का अनुसंधान और विकास में इन्वेस्टमेंट। तो टेंसेंट ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन को अपनी स्ट्रेटेजी का केंद्र बनाया। 2022 तक कंपनी अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 10% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जो $8 बिलियन से भी अधिक था। अब इसके 50% से अधिक कर्मचारी, लगभग 60,000 लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़े थे। दोस्तों टेंसेंट ने कई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए, जिनमें सबसे प्रमुख था टेंसेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 2007 में 100 मिलियन युआन चाइनीज करेंसी है, उसके इन्वेस्टमेंट के साथ 100 मिलियन युआन के इन्वेस्टमेंट के साथ हुई थी 2007 में। ये संस्थान शेंजन, शंघाई और बीजिंग में संचालित होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। टेंसेंट ने वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंशन किया, विस्तार किया। 2018 में कंपनी ने सिएटल, अमेरिका, वहां पर एक AI लैब खोली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब खोली, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग
और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उस पर काम शुरू किया। इसके अतिरिक्त टेंसेंट ने यूरोप और सिंगापुर में टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किए जो वैश्विक सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देते थे। अब टेंसेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति, उसके बारे में जानते हैं। तो टेंसेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी भविष्य की स्ट्रेटेजी का एक प्रमुख हिस्सा बनाया। कंपनी की एआई लैब ने गेमिंग, हेल्थ केयर और सामाजिक सेवाओं में एआई अनुप्रयोग विकसित किए। उदाहरण के लिए टेंसेंट ने मीइंग नामक एक एआई आधारित मेडिकल इमेजिंग सिस्टम विकसित किया जो कैंसर निदान में सहायता करता है। 2020 तक मीइंग को चीन के 100 से अधिक अस्पतालों में उपयोग किया जा रहा था 2020 तक। इसके अलावा टेंसेंट का एआई चैटबॉट वीचैट के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया जो कंज्यूमर सर्विस और व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करता था। टेंसेंट ने फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग में भी प्रगति की। 2023 तक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 1200 से अधिक पैटेंट हासिल किए थे जो इसे वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में लीडर बनाता था। अब जानते हैं क्लाउड और अन्य टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, टेंसेंट क्लाउड, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण परिणाम था जो टेंसेंट क्लाउड। कंपनी ने 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और बिग डेटा एनालिटिक्स में इन्वेस्टमेंट किया। टेंसेंट क्लाउड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं जैसे शेंजन में डिजिटल प्रशासन और गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समाधान प्रदान किए। साल 2022 में टेंसेंट क्लाउड ने वैश्विक स्तर पर 27 क्षेत्रों में डेटा सेंटर संचालित किए जो अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। टेंसेंट ने मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी में भी कदम रखा। 2021 में कंपनी ने मेटावर्स से संबंधित कई पेटेंट दायर किए और इसके गेमिंग डिवीजन ने वर्चुअल रियलिटी आधारित गेम्स पर काम शुरू किया। ये भविष्य की टेक्नोलॉजियों में टेंसेंट की दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। अब जानते हैं चुनौतियां और प्रभाव के बारे में। तो टेंसेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों ने न केवल इसके प्रोडक्ट को बेहतर बनाया बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी योगदान दिया। उदाहरण के लिए टेंसेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीनी सरकार के साथ स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं में सहयोग किया। इसके क्लाउड समाधानों ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन में मदद की। 2022 में टेंसेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को 3000 से अधिक पेटेंट हासिल करने के लिए, यानी उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए पेटेंट हासिल करने में सक्षम बनाया। 3000 से अधिक पेटेंट, जिनमें से अधिक से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और गेमिंग से रिलेटेड थे। अब दोस्तों आते ही चैप्टर के 7वें चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो टेंसेंट का अनुसंधान और विकास में इन्वेस्टमेंट इसकी टेक्नोलॉजी नेतृत्व की आधारशिला रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और मेटावर्स में इसकी प्रगति ने कंपनी को भविष्य की टेक्नोलॉजी में अग्रणी लीडर बनाया। अब अगले चैप्टर में हम टेंसेंट के सामाजिक प्रभाव और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी, जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR शॉर्ट में कहा जाता है, उन CSR के प्रयासों की कहानी का पता लगाएंगे जो इसके सामाजिक योगदान को उजागर करेगा। तो शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, सामाजिक प्रभाव और कॉर्पोरेट जिम्मेवारी। दोस्तों, टेंसेंट ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गेमिंग और डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन इसकी सफलता केवल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने सामाजिक प्रभाव और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी CSR को अपनी स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न अंग बनाया। शिक्षा, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास में योगदान देकर टेंसेंट ने न केवल अपने उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीता बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अध्याय टेंसेंट के CSR प्रयासों
और इसके सामाजिक प्रभाव की कहानी को उजागर करता है। अब तो इसके मुद्दे पर जानते हैं टेंसेंट चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना। टेंसेंट ने 2007 में टेंसेंट चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो कंपनी के CSR प्रयासों का केंद्र बन गया। अब इस फाउंडेशन का मिशन था टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानवता की सेवा करना, और इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। 2023 तक फाउंडेशन ने 10 बिलियन युआन यानी लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी US डॉलर उससे भी अधिक का दान और इन्वेस्टमेंट किया था। टेंसेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता का यानी एक्सपर्टीज का उपयोग करके सामाजिक परियोजनाओं को डिजिटल समाधानों के साथ जोड़ा, जिससे इसका प्रभाव और गहरा हुआ। अब दोस्तों जानते हैं शिक्षा और डिजिटल समावेशन। तो शिक्षा टेंसेंट के CSR का एक प्रमुख क्षेत्र रहा। कंपनी ने टेंसेंट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा एजुकेशन के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित था। 2019 में टेंसेंट ने 99 चैरिटी डे शुरू किया, एक वार्षिक ऑनलाइन दान अभियान जो वीचैट और QQ जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाखों उपयोगकर्ताओं को जोड़ता था। इस अभियान ने 2022 तक 10 मिलियन से अधिक दानकर्ताओं से 3 बिलियन युआन से अधिक जुटाए। दानकर्ताओं से 3 बिलियन से अधिक पैसे युआन करेंसी में पैसे जुटाए, जिनका उपयोग स्कूलों के निर्माण और स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के लिए किया गया। टेंसेंट ने डिजिटल समावेशन को यानी इंक्लूसिवनेस को भी प्रमोट किया। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता दोस्तों अलग प्रकार की होती है। डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर वगैरह चलाना, उसको सीखना, उसको डिजिटल साक्षरता कहा जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए डिजिटल विलेज पहल शुरू की। 2021 तक इस पहल ने 20,000 से अधिक गांवों में डिजिटल सर्विसेज प्रदान की, जिससे किसानों और छोटे व्यवसायों को वीचैट के मिनी प्रोग्राम्स के माध्यम से बाजार तक पहुंच मिली। अब आपदा राहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं दोस्तों। तो आपदा राहत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है टेंसेंट कंपनी ने। 2008 से सिचुआन भूकंप के बाद 2008 के सिचुआन जो भूकंप आया था, उसके बाद कंपनी ने 20 मिलियन युआन दान किए और अपने प्लेटफॉर्म्स का उपयोग राहत कार्यों के लिए धन जुटाने में किया। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान टेंसेंट ने 1.5 बिलियन युआन का दान किया और वीचैट का उपयोग स्वास्थ्य जानकारी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए किया। टेंसेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी उसने महामारी के दौरान अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सहायता प्रदान की। अब जानते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंटल संरक्षण, प्रोटेक्शन। तो टेंसेंट ने पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान दिया। 2021 में कंपनी ने कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य की घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना था, नेट जीरो बनने का था। टेंसेंट ने अपने डेटा सेंटरों में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाया और क्लाउड सर्विसेज को अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाया। इसके अलावा कंपनी ने टेंसेंट फॉर द प्लेनेट पहल शुरू की, जिसने वन संरक्षण, जंगल के संरक्षण और स्वच्छ क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में 500 मिलियन युआन से अधिक का निवेश किया। अब जानते हैं चुनौतियां और आलोचनाएं। तो टेंसेंट के CSR प्रयासों को व्यापक प्रशंसा मिली, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी थी। कुछ ने तर्क दिया कि कंपनी के दान उसके विशाल मुनाफे की तुलना में कम थे। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और सेंसरशिप से संबंधित विवादों ने टेंसेंट की सामाजिक जिम्मेवारी की छवि, इमेज पर सवाल उठाए। फिर भी कंपनी ने पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और नियामक यानी रेगुलेटरी अनुपालन, रेगुलेटरी डिसिप्लिन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। अब टेंसेंट का सामाजिक प्रभाव, उस पर बात करते हैं। तो टेंसेंट के CSR प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई और आपदा राहत में तेजी लाई। 2023 में टेंसेंट को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की सूची में शामिल किया गया, जो इसके सामाजिक योगदान को दर्शाता था।
अब आते हैं 8वें चैप्टर के कंक्लूजन पर दोस्तों। तो टेंसेंट की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी ने कंपनी को केवल एक टेक्नोलॉजी दिग्गज से अधिक बनाया, ये एक सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया। अब अगले अध्याय में हम टेंसेंट की नियामक यानी रेगुलेटरी और वैश्विक चुनौतियों की कहानी का पता लगाएंगे जो इसके विकास पथ को आकार देती है। तो शुरू करते हैं 9वां चैप्टर। तो दोस्तों 9वां चैप्टर है चुनौतियां, नियामक और वैश्विक बाधाएं। टेंसेंट ने क्यूक्यू, वीचेट, गेमिंग और वैश्विक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी साम्राज्य का निर्माण किया था, लेकिन इसकी सफलता के साथ कई चुनौतियां भी आई। चीनी सरकार की सख्त नियामक रेगुलेटरी पॉलिसी, वैश्विक भू राजनीतिक टेंशन और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने टेंसेंट के विकास पथ को जटिल बनाया। ये अध्याय टेंसेंट के सामने आई रेगुलेटरी और वैश्विक बाधाओं और उनका सामना करने की इसकी स्ट्रेटेजी की कहानी को उजागर करता है। ये अध्याय जो कंपनी की लचीलता, फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों चीनी सरकार की रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो चीन में टेंसेंट को सरकार की सख्त रेगुलेटरी पॉलिसीज का सामना करना पड़ा। 2018 से चीनी सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों पर मोनोपोली, एंटी मोनोपोली विरोधी और डेटा प्राइवेसी नियम लागू किए। 2021 में टेंसेंट पर एकाधिकार विरोधी उल्लंघन के लिए 5 लाख युआन लगभग 77,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि इसने संगीत स्ट्रीमिंग बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया था। सरकार ने टेंसेंट को अपनी संगीत स्ट्रीमिंग सर्विस टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट TME उसने विशेष लाइसेंसिंग डील्स को समाप्त करने का आदेश दिया। इसके अलावा गेमिंग उद्योग पर सख्त नियम लागू किए गए। 2018 में सरकार ने गेमिंग लाइसेंस पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसने टेंसेंट के नए गेम्स की रिलीज को प्रभावित किया। 2021 में सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गेमिंग समय को प्रतिदिन 1 घंटे तक सीमित कर दिया, जिससे टेंसेंट के गेमिंग राजस्व, गेमिंग से आने वाला रेवेन्यू, जनरेट होने वाला रेवेन्यू पर असर आया। अब टेंसेंट ने इन नियमों का पालन करने के लिए चेहरा पहचानना यानी फेस रिकॉग्नाइज करना और उम्र का सत्यापित करना, अपनी उम्र, उन सारी टेक्नोलॉजी को लागू किया, लेकिन इससे लागत और जटिलता बढ़ी। अब जानते हैं डेटा प्राइवेसी और सेंसरशिप। तो वीचेट और क्यूक्यू जैसे प्लेटफॉर्म के विशाल उपयोगकर्ता आधार के कारण टेंसेंट को डेटा प्राइवेसी और सेंसरशिप के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा। चीनी सरकार के नियमों के अनुसार टेंसेंट को उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच प्रदान करनी पड़ती थी, जिसने गोपनीयता यानी प्राइवेसी के बारे में चिंताएं बढ़ाई। 2021 में चीन के डेटा सुरक्षा कानून ने टेंसेंट को अपनी डेटा प्रथाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मजबूर किया। अब वर्ल्ड लेवल पर वीचेट को कुछ देशों में प्राइवेसी चिंताओं के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2020 में भारत में वीचेट सहित 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध। अब जानते हैं वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों टेंसेंट की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थे उन्होंने प्रभावित किया महत्वाकांक्षाओं को टेंसेंट कंपनी की। 2020 में अमेरिका ने वीचेट को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, हालांकि ये प्रयास अदालतों में रुक गया। भारत में 2020 में प्रतिबंधों ने टेंसेंट के गेम्स जैसे PUBG मोबाइल उसको प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को लोकल पार्टनरशिप के साथ नए संस्करण, नए वर्जन लॉन्च करने पड़े। इन प्रतिबंधों ने टेंसेंट की वैश्विक राजस्व, वैश्विक रेवेन्यू को प्रभावित किया, विशेष रूप से भारत जैसे उभरते बाजारों में जहां इसकी गेमिंग और इन्वेस्टमेंट उपस्थिति मजबूत थी। प्रतिस्पर्धा का दबाव, उसके बारे में बात करें तो टेंसेंट को वैश्विक और घरेलू स्तर पर तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। चीन में अलीबाबा, बाइटडांस, टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस जो थी वो, और JD.com उन जैसे प्रतिस्पर्धियों ने ई कॉमर्स, शॉर्ट वीडियो और क्लाउड सर्विसेज में टेंसेंट को चुनौती दी।
अब वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसे जायंट्स ने सोशल मीडिया, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रतिस्पर्धा की। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर ने वीचैट की वैश्विक विस्तार योजनाओं को सीमित कर दिया। अब जानते हैं इन सारे हालातों में टेंसेंट की प्रतिक्रिया क्या थी, रिएक्शन क्या था। तो इन चुनौतियों के बावजूद टेंसेंट ने अनुकूलन और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। कंपनी ने नियामक यानी रेगुलेटरी डिसिप्लिन के लिए अपनी प्रथाओं को संशोधित किया, जैसे कि गेमिंग समय सीमा लागू करना, टाइमलाइन लागू करना, डेडलाइन लागू करना और डेटा प्राइवेसी की नीतियों को मजबूत करना। अब वर्ल्ड लेवल पर टेंसेंट ने स्थानीय लोकल साझेदारियों और ब्रांडिंग के माध्यम से प्रतिबंधों का जवाब दिया, जैसे कि भारत में पबजी मोबाइल को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के रूप में पुनः लॉन्च करना। इसके अलावा टेंसेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखा। अब आते हैं दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो रेगुलेटरी और वैश्विक चुनौतियों ने टेंसेंट के विकास को जटिल बनाया, लेकिन कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्रतिक्रियाओं ने इसकी स्थिति को मजबूत रखा। अब अगले चैप्टर में हम टेंसेंट की वित्तीय यानी फाइनेंशियल सफलता और मार्केट वैल्यूएशन में उछाल की कहानी का पता लगाएंगे, जो इसकी वैश्विक प्रभावशीलता को दर्शाता है। तो शुरू करते हैं 10वां चैप्टर, वित्तीय यानी फाइनेंशियल सफलता और बाजार मार्केट वैल्यूएशन में उछाल। दोस्तों टेंसेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वैश्विक इन्वेस्टमेंट और सामाजिक जिम्मेवारी के माध्यम से एक डिजिटल साम्राज्य का निर्माण किया था, लेकिन इसकी वित्तीय फाइनेंशियल सक्सेस ने इसे वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर एक सच्चा दिग्गज, सच्चा जायंट बनाया। एक छोटे स्टार्टअप से शुरू होकर टेंसेंट ने कुछ ही दशकों में विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से अपनी जगह बनाई। ये अध्याय टेंसेंट की फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, इसके मार्केट वैल्यूएशन के ऐतिहासिक उछाल और इसके आर्थिक विकास के पीछे के कारकों की फैक्टर्स की कहानी को उजागर करता है। ये अध्याय जो इसकी स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। तो दोस्तों पहला मुद्दा जानते हैं, प्रारंभिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट। तो टेंसेंट की फाइनेंशियल यात्रा 2004 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के साथ शुरू हुई थी, जब इसने 1.5 बिलियन हांगकांग डॉलर, लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। उसी समय कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब क्यूक्यू की लोकप्रियता और माइक्रो ट्रांजैक्शन मॉडल ने शुरुआती रेवेन्यू को बढ़ावा दिया। 2005 में टेंसेंट की वार्षिक इनकम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, यानी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 2010 तक बढ़कर 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। इस वृद्धि का क्रेडिट क्यूक्यू, गेमिंग और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू को जाता है। अब दोस्तों जानते हैं वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरना टेंसेंट कंपनी का, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो 2010 के दशक में वीचैट और गेमिंग डिवीजन की सफलता ने टेंसेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2016 में कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसने इसे विश्व की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल किया। 2018 में टेंसेंट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अचीवमेंट हासिल की, जब ये 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट वैल्यूएशन को पार करने वाली पहली एशियन टेक्नोलॉजी कंपनी बनी। ये अचीवमेंट टेंसेंट को एप्पल, गूगल और अमेजन जैसे जायंट्स के समकक्ष खड़ा करती थी। 2021 में टेंसेंट का मार्केट वैल्यूएशन अपने चरम पर पहुंचा, जब ये लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस समय कंपनी की वार्षिक इनकम 560 बिलियन युआन, लगभग 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें गेमिंग 50%, वीचैट और सोशल मीडिया 30% और क्लाउड और मनोरंजन सर्विसेज 20% प्रमुख योगदानकर्ता थे। अब टेंसेंट के राजस्व रेवेन्यू का स्रोत, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेंसेंट की फाइनेंशियल सफलता इसके विविध राजस्व, विविध इनकम सोर्स जो होते हैं उस पर आधारित थी। गेमिंग डिवीजन विशेष रूप से लीग ऑफ लीजेंड्स और ऑनर ऑफ किंग्स जैसे शीर्षक उन्होंने, जिसने 2019 में 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया। अब वीचैट पे और मिनी प्रोग्राम्स ने डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स से इनकम को बढ़ाया।
टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट और टेंसेंट वीडियो ने स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन से स्थिर आय प्रदान की, जबकि टेंसेंट क्लाउड ने उद्यम के समाधानों एंटरप्राइज के समाधानों से राजस्व यानी रेवेन्यू में वृद्धि की। इसके अतिरिक्त टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट जैसे कि टेस्ला और स्नैपचैट में हिस्सेदारी ने दीर्घकालिक वित्तीय फाइनेंशियल रिटर्न प्रदान किया। अब चुनौतियां और उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं तो टेंसेंट की फाइनेंशियल सक्सेस बिना चुनौतियों के नहीं थी। 2018 में चाइनीज सरकार की गेमिंग लाइसेंस पर अस्थायी रोक ने कंपनी के रेवेन्यू को प्रभावित किया। 2020 से 2021 में चीनी सरकार की एकाधिकार विरोधी एंटी मोनोपोली और डेटा प्राइवेसी नीतियों ने टेंसेंट के स्टॉक प्राइस को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मार्केट वैल्यूएशन 2021 के 1 ट्रिलियन डॉलर से शिखर से 2022 में 500 बिलियन डॉलर तक गिर गया, आधा गिर गया मतलब कहने का। अब वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे भारत और अमेरिका में प्रतिबंध ने इस प्रतिबंध ने भी कंपनी के रेवेन्यू को प्रभावित किया। फिर भी टेंसेंट ने अपनी विविध इनकम की पैसों की धाराओं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वित्तीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखी। अब दोस्तों कैसे पैसे कमाने हैं वो सब कुछ ये व्यवसायों में से सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आई बुक लेकर आता हूँ कंपनीज पर। कई हजारों की तादाद में कंपनीज पर आएंगे और आपको एक वातावरण मिलेगा, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन पैदा होगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिंदगी में, जिंदगी की जो दी है भगवान ने उसका सदुपयोग कर सकता हूँ, ऐसा विचार जरूर आएगा दोस्तों, इसलिए जुड़े रहना। अब दोस्तों जानते हैं टेंसेंट की वैश्विक स्थिति, पूरी दुनिया में टेंसेंट की जगह, उसकी वैल्यू क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो 2023 में टेंसेंट फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में 33वें स्थान पर थी, जो इसकी फाइनेंशियल ताकत को दर्शाता था। कंपनी का स्टॉक हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इन्वेस्टमेंट वैश्विक इन्वेस्टर के बीच लोकप्रिय रहा। टेंसेंट की फाइनेंशियल सफलता का प्रमुख कारण इसकी स्ट्रेटेजी थी, जो जोखिमों को कम करने के लिए आय के स्रोतों को डाइवर्सिफाइड करती थी। उदाहरण के लिए जब गेमिंग रेवेन्यू पर दबाव पड़ा तो क्लाउड और मनोरंजन सर्विसेज ने आय में वृद्धि की। अब टेंसेंट और भविष्य की संभावनाएं उसके बारे में बात करते हैं। तो टेंसेंट की फाइनेंशियल सफलता ने इसे भविष्य के इन्वेस्टमेंट्स के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जो दीर्घकालिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त टेंसेंट ने अपने वैश्विक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाए रखा, जो इसे वित्तीय यानी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता था। 2023 में कंपनी ने 83 बिलियन युआन का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो नियामक यानी रेगुलेटरी चुनौतियों के बावजूद इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता था। अब दोस्तों आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। टेंसेंट की वित्तीय सफलता इसकी स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता, दूर के विजन, विविध रेवेन्यू मॉडल और वैश्विक इन्वेस्टमेंट का परिणाम थी इसकी सफलता। अब 500 बिलियन डॉलर के मार्केट वैल्यूएशन को पार करने वाली पहली एशियन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में टेंसेंट ने वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर अपनी ताकत साबित की। अगले अध्याय में हम टेंसेंट हेलिक्स परियोजना और इसके भविष्य के मुख्यालय की कहानी का पता लगाएंगे, जो कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को और उजागर करता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं 11वां चैप्टर। तो 11वां चैप्टर है टेंसेंट हेलिक्स भविष्य की फाउंडेशन। टेंसेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, फाइनेंशियल सक्सेस और सामाजिक जिम्मेवारी के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की थी। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा केवल डिजिटल प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं थी। इसने भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें भी अपनी भविष्य की दृष्टि को मूर्त रूप दिया। 2023 में टेंसेंट ने अपने नए वैश्विक मुख्यालय टेंसेंट हेलिक्स उसकी योजना की अनाउंसमेंट किया, जो शेंजन में एक प्रतीकात्मक परियोजना के रूप में उभरी। यह अध्याय टेंसेंट हेलिक्स की कहानी, इसके डिजाइन, उद्देश्य और कंपनी के भविष्य के लिए इसके महत्व को उजागर करता है। यह अध्याय तो टेंसेंट हेलिक्स की अवधारणा, उसकी कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानते हैं। तो टेंसेंट हेलिक्स शेंजन के बाओवान जिले में 14 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनाया जा रहा एक अत्याधुनिक मुख्यालय है।
इस परियोजना की अनाउंसमेंट 2020 में की गई थी। इसका डिजाइन विश्व प्रसिद्ध वास्तुशिल्प फर्म NBBJ उसके द्वारा तैयार किया गया। हेलिक्स का डिजाइन एक सर्पिल डीएनए जैसी संरचना से प्रेरित है, जो इनोवेशन, कनेक्टिविटी और निरंतर विकास का प्रतीक है। ये परियोजना टेंसेंट के मिशन, उपयोगकर्ता के लिए मूल्य, टेक्नोलॉजी के लिए अच्छाई उसको मूर्त रूप देती है। हेलिक्स को 23,000 कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो टेंसेंट के शेंजन कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है। परियोजना में 2 मुख्य टावर, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, एक सम्मेलन केंद्र और एक सांस्कृतिक हब शामिल है। ये तीनों चीजें शामिल है इस पूरे के पूरे हेडक्वार्टर में बनाने में। तो 2023 में टेंसेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि ये परियोजना 2025 तक पूरी हो जाएगी, जिसकी अनुमानित एक लागत 10 बिलियन युआन, लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब टेंसेंट की स्टेबिलिटी और इनोवेशन पर नजर डालते हैं। तो टेंसेंट हेलिक्स को एक पर्यावरण अनुकूल और स्मार्ट मुख्यालय के रूप में डिजाइन किया गया है। ये परियोजना टेंसेंट के 2030 कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य को उसके अनुरूप है। इमारत में सोलर पैनल, वर्षो जल संचयन प्रणाली, यानी वर्षा होती है जो जल संचयन होता है, वो सिस्टम पूरी की पूरी, और एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम शामिल है, जिसमें हेलिक्स ने LEED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन प्लेटिनम प्रमाणन उसके लिए आवेदन किया है, जो इसे विश्व की सबसे टिकाऊ व्यावसायिक इमारतों में से एक बनाता है। इसके अतिरिक्त हेलिक्स को एक स्मार्ट कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है, जो टेंसेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए कर्मचारी का चेहरा पहचानना, फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से प्रवेश करेंगे कर्मचारी, और स्मार्ट सेंसर कार्यालय के तापमान, प्रकाश और ऊर्जा को अनुकूलित करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये परियोजना टेंसेंट की टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती है और इनोवेशन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती है। अब जानते हैं कर्मचारी और समुदाय के लिए प्रभाव। तो टेंसेंट हेलिक्स जो बनने जा रहा है, उसका टेंसेंट कंपनी का हेडक्वार्टर, तो टेंसेंट हेलिक्स केवल एक कार्यालय नहीं है, ये कर्मचारियों और समुदाय के लिए एक जीवन इकोसिस्टम है। उसमें एक खेल केंद्र, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और कर्मचारी प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल है, जो टेंसेंट की कर्मचारी केंद्रित संस्कृति को, कल्चर को दर्शाती है। इसके अलावा हेलिक्स में एक सार्वजनिक सांस्कृतिक हब है, जो कला प्रदर्शनियों, टेक्नोलॉजी प्रदर्शन और सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। ये शेंजन के निवासियों को टेंसेंट की टेक्नोलॉजी और कल्चर से जोड़ने का एक प्रयास है। अब दोस्तों इसके वैश्विक महत्व पर बात करते हैं। तो टेंसेंट हेलिक्स टेंसेंट की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। ये परियोजना न केवल कंपनी का नया मुख्यालय है, बल्कि एक वैश्विक इनोवेशन केंद्र भी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हेलिक्स को एप्पल के क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर का अमेज़न के सिएटल कैंपस जैसे वैश्विक टेक्नोलॉजी केंद्रों के समकक्ष डिजाइन किया गया है। एप्पल का हेडक्वार्टर एप्पल पार्क क्यूपर्टिनो में और अमेज़न का सिएटल में कैंपस, उसकी समकक्ष डिजाइन किया गया है। ये टेंसेंट की वैश्विक टेक्नोलॉजी नेतृत्व की दृष्टि को मजबूत करता है। अब टेंसेंट की चुनौतियां, उसके बारे में बात करें तो हेलिक्स परियोजना को लागत और समय सीमा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी ने निर्माण में देरी की और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, वर्ल्ड सप्लाई चेन व्यवधानों ने लागत को बढ़ाया। इसके अलावा चीनी सरकार की रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन ने टेंसेंट के इन्वेस्टमेंट बजट पर दबाव डाला। फिर भी टेंसेंट ने परियोजना को प्रायोरिटी दी, हेलिक्स परियोजना को, इसे अपनी दीर्घकालिक स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न अंग मानते हुए। अब आते हैं दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर, 11वें चैप्टर के, और आखिरी चैप्टर है 12वां। तो टेंसेंट हेलिक्स कंपनी के भविष्य के लिए एक फाउंडेशन है, जो इनोवेशन, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सामुदायिक जुड़ाव को जोड़ती है।
ये परियोजना टेंसेंट की वैश्विक दृष्टि और टेक्नोलॉजी नेतृत्व को मूर्त रूप देती है। अब अगले चैप्टर में हम टेंसेंट की भविष्य की दृष्टि और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज को आकार देने की इसकी योजनाओं का पता लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आखिरी और 12वां चैप्टर, भविष्य की दृष्टि टेक्नोलॉजी और समाज के लिए। तो टेंसेंट की ये है दोस्तों 12वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर है। तो टेंसेंट ने अपनी 27 साल की यात्रा में एक छोटे स्टार्टअप से लेकर वैश्विक टेक जायंट बनने तक का सफर तय किया। क्यूक्यू, वीचैट, गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कंपनी ने डिजिटल परिदृश्य को नया आकार दिया। लेकिन टेंसेंट की नजर भविष्य पर है, जहां ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व करने की योजना बना रही है। ये अंतिम अध्याय टेंसेंट की भविष्य की दृष्टि, इसके टेक्नोलॉजी इनोवेशन और समाज पर इसके प्रभाव की कहानी को उजागर करता है, जो इसके मिशन, उपयोगकर्ता के लिए मूल्य, टेक्नोलॉजी के लिए अच्छाई, उसको मूर्त रूप देता है। अब आते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्व, उसके बारे में जानते हैं। तो टेंसेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने भविष्य के विकास का आधार बनाया है। कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने हेल्थ केयर, गेमिंग और डिजिटल सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए टेंसेंट का मीइंग एआई मेडिकल इमेजिंग सिस्टम 2023 तक 200 से अधिक चीनी अस्पतालों में उपयोग हो रहा था, जिसने कैंसर और अन्य बीमारियों के निदान में क्रांति ला दी। अब टेंसेंट ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और चेहरा पहचानना, फेस रिकॉग्नाइजेशन में भी प्रगति की, जिसका उपयोग वीचैट और गेमिंग में किया जा रहा है। 2024 में टेंसेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में 10 बिलियन युआन, लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर उसका इन्वेस्टमेंट करने की योजना की अनाउंसमेंट किया है, जिससे ये वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर जैसे गूगल और ओपन एआई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। अब जानते हैं मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी। तो मेटावर्स टेंसेंट के भविष्य की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2021 में कंपनी ने मेटावर्स से संबंधित 100 से अधिक पेटेंट दायर किए, जो वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर और डिजिटल अवतारों पर केंद्रित थे। टेंसेंट ने अपने गेमिंग डिवीजन, विशेष रूप से फोर्टनाइट डेवलपर एपिक गेम्स में अपनी हिस्सेदारी का उपयोग करके मेटावर्स गेमिंग एक्सपीरियंस विकसित किए। इसके अलावा टेंसेंट ने वीचैट में मेटावर्स आधारित मिनी प्रोग्राम्स की शुरुआत की, जो उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल इवेंट्स और सामाजिक अनुभव प्रदान करते हैं। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक मेटावर्स को एक मुख्य धारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर बात करते हैं। तो टेंसेंट क्लाउड भविष्य में कंपनी के विकास का एक प्रमुख चालक होगा। जैसे अर्ध चालक यानी सेमीकंडक्टर होता है, उसी तरह एक प्रमुख चालक होगा क्लाउड। तो 2023 में टेंसेंट क्लाउड ने 27 वैश्विक क्षेत्रों में डेटा सेंटर संचालित किए और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में योगदान दिया, जैसे शेंजन में डिजिटल प्रशासन। अब कंपनी ने 5G, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा एनालिटिक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जिससे क्या हुआ कि उद्यमों और सरकारों को डिजिटल समाधान प्रदान किए गए। अब टेंसेंट का लक्ष्य 2025 तक क्लाउड रेवेन्यू को 2 गुना करना है, जो अमेजोन AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजर के साथ प्रतिस्पर्धी बनाएगा। अब सामाजिक प्रभाव और स्थिरता की बात करते हैं। तो टेंसेंट का मिशन टेक्नोलॉजी को समाज के लाभ के लिए उपयोग करना है, समाज के लाभ के लिए उपयोग करना है। कंपनी ने अपनी टेंसेंट चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वेस्टमेंट जारी रखा। 2023 में टेंसेंट ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए 2 बिलियन युआन का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कंपनी ने ग्रामीण डिजिटल समावेशन और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विलेज पहल का विस्तार किया। टेंसेंट की भविष्य की दृष्टि में टेक्नोलॉजी और सामाजिक कल्याण का एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, जो इसे एक जिम्मेवार वैश्विक लीडर बनाता है। अब जानते हैं चुनौतियां और अवसर, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों टेंसेंट को भविष्य में रेगुलेशन, प्रतिस्पर्धी और
भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। चीनी सरकार की सख्त नीतियों और वैश्विक प्रतिबंध कंपनी के विस्तार को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी टेंसेंट की विविध आय की धारा है, इनकम की धारा है। इनकम की दोस्तों धारा होनी चाहिए, इनकम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होनी नहीं। ये इनकम की धारा कैसे पैदा की जा सकती है? कर्म से। वो आपको व्यवसाय की बिजनेस सीरीज, बिजनेस कंपनी की पूरी आई बुक मेरे सीखने को मिलेगा। मैं बार बार दोस्तों दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। तो दोस्तों भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ सख्त नीतियों, सरकारी और वैश्विक प्रतिबंध कंपनी के विस्तार को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी टेंसेंट की विविध इनकम की धाराएं, मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैश्विक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। कंपनी का टेंसेंट एलेक्स मुख्यालय इनोवेशन का केंद्र बनकर इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। अब आते हैं इस चैप्टर के और पूरी बुक के कंक्लूजन पर। तो टेंसेंट की भविष्य की दृष्टि टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्लाउड में इसके इन्वेस्टमेंट और सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में लीडर बनाती है। टेंसेंट की कहानी एक छोटे स्टार्टअप से वैश्विक दिग्गज बनने की प्रेरणादायक यात्रा है, जो इनोवेशन, अनुकूलन और सामाजिक प्रभाव का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थी टेंसेंट कंपनी की, जिसने कई कंपनीज को खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, कई अपने भी सुपर ऐप बनाया, वीचैट, और चाइना की और पूरी दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी थी। और उस पर मैंने एक आई बुक प्रस्तुत की, शायद 1-1.5 घंटे की हुई होगी, तो मैंने प्रस्तुत की और मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही कंपनीज पर, और बाद में कंपनीज की खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कंपनीज तो पूरी दुनिया में इतनी है कि लिस्ट बनाया जाए तो खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने तय किया है कि हर देश की टॉप 100, टॉप 100 कंपनियों पर वीडियोस बनाए जाएंगे, आई बुक बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आई बुक, और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और अगली आई बुक में जुड़े रहना, और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।